ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत गुलाम हुआ था। एक बार नहीं कई-कई बार उसे गुलाम होने पर विवश होना पड़ा था। मगर पिछले दशकों से विशेषकर बौद्ध पुनर्जागरण की लहर के बाद चबूतरे लोगों में ये बात मुखरता से प्रकाशित होती रही है। भारत की गुलामी का कारण बौद्ध राजा महाराजाओं की अहिंसापरक नीतियां थीं। यानी कि भारत बौद्धों की अहिंसा के कारण ही गुलाम हुआ था। चलो हम एक पल के लिए मान भी लें कि बौद्ध हद से ज़्यादा अहिंसक थे, जिनके कारण हमारा भारत देश गुलाम हुआ। तो इससे ना ही आपकी वीरता सिद्ध होती है और ना ही आपकी महानता। इस बात के समर्थन में आपको अपने पुरखों की वीरता और बहादुरी का कोई ऐतिहासिक उदाहरण देना पड़ेगा। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि जिन बौद्ध सम्राटों के शासनकाल में कभी विदेशी हमला हुए ही नहीं, वे कैसे इस देश की गुलामी का कारण हो सकते हैं। बौद्धों की अहिंसा अगर भारत की गुलामी का कारण थी, तो इन बौद्धों ने वियतनाम की छोटी सी धरती से दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को ललकार अपनी बहादुरी सिद्ध क्यों की। वियतनाम के बौद्ध कई दशकों तक अमेरिका से जूझते रहे, मगर उन्होंने अपनी जान पर खेलकर अमेरिका को अपने देश की 1 इंच जमीन भी नहीं हड़पने दी। छोटे से बौद्ध देश वियतनाम ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को नाको चने चबवाए थे। ये बात सारी दुनिया जानती है। और सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता। भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक का भारत न केवल सबसे अधिक शक्तिशाली और सुरक्षित था, बल्कि सीमाओं की दृष्टि से सबसे अधिक विस्तृत भी था। अशोक के पूरे जीवन काल में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भी भारत पर आक्रमण करना तो दूर, भारत की तरफ बुरी नज़र से देखने वाले किसी भारत के दुश्मन का कोई प्रमाणिक उदाहरण नहीं मिलता। सम्राट अशोक भले ही अहिंसा के मार्ग पर चल निकले थे, मगर वो इतना अहिंसक भी नहीं थे कि कोई दुश्मन उनके राज्य का अतिक्रमण कर सके। भारत तो बुद्धिज्म के पैदा होने से पहले भी हारता रहा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साइरस ने बैक्ट्रिया को और भारतीयों को अपने अधीन कर लिया था। सारी काबुल घाटी और पंजाब के कबायली इलाकों पर उनका शासन था। बाद में साइरस का पुत्र कैम्बिसीज गद्दी पर बैठा और उसने उन इलाकों पर अपना अधिकार बनाए रखा जो उसके पिता के अधीन थे। उसके बाद डेरियस प्रथम ने सिंधु घाटी का सारा इलाका अपने अधीन कर लिया था। ये भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुआ था। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी जर्कसीस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना अधिकार बनाए रखा। जब बुद्धिज्म के विकास से पहले ही भारत हारता रहा, तब बुद्धिज्म की अहिंसा को दोष देना वास्तविकता को जानकर नकारना है और भारत के हारों की असली कारणों से कन्नी काटना है। जब भी किसी विदेशी या विधर्मी हमलावर ने भारत पर हमला किया, तब सिंहासन पर तथाकथित हिंदू धर्मी शासक ही मौजूद था। हिंदुओं के निरंतर हारते रहने के विशेष कारण हैं, जिनमें जातिवादी मुख्य है। इस व्यवस्था में सिर्फ एक क्षत्रिय जाति पर देश की सुरक्षा का भार डालकर बाकी के सभी निश्चिंत हो जाते थे। क्षत्रियों में भी कितने सक्षम थे। उनमें से कुछ बूढ़े थे, कुछ बच्चे थे, कुछ महिलाएं भी थी। फिर अनेक लोग युद्धों में मर जाते थे, विकलांग भी हो जाते थे, मुट्ठी भर सक्षम बचते थे। वे अकेले देश की रक्षा क्या खाक करते। जिन दिनों दिल्ली की सिंहासन पर चवन्नी चवन्नी में खरीदे हुए गुलाम वंश के लोग राज्य करते थे, हमारे शुद्ध विशुद्ध स्वाभिमानी क्षत्रिय यही थे। पर जब देश की बाकी जनता को देश की सुरक्षा से कुछ लेना देना ना हो, तब मुट्ठी भर क्षत्रिय कर ही क्या सकते थे। अगर जाति पाति की व्यवस्था ना होती, अगर यहाँ वर्ण व्यवस्था ना होती, भारत की मरण व्यवस्था ना बनती, अगर यहाँ पर शूद्रों को शस्त्र धारण करने की अनुमति दी जाती, तो ये देश कभी गुलामों के अधीन न होता। याद रहे, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, यानी कि सारी 13वीं शताब्दी में जितने भी मुगल शासक आए, दिल्ली के सिंहासन पर बैठे, वे या तो खुद गुलाम थे या फिर वे गुलाम शासकों की संतानें थीं। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन आदि शासक खुद्दास रह चुके थे और आराम शाह, बहराम शाह और मसूद जैसे बाकी के दास शासक इन्हीं सुल्तानों के संबंधी थे। इसी कारण इन्हें दास वंश कहा जाता है। जब भारत का हिंदू दो दो आने में भेड़ बकरियों की तरह इस्लामी शासकों द्वारा खरीदे गए दासों के गुलामी को जीने को मजबूर था, तब दुनिया के बौद्ध लोग इस्लाम की उसी तलवार को नकारा बनाकर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, जिसके सामने हिंदू गर्दन तक नहीं उठा सकता था। जब 13वीं शताब्दी में दिल्ली में दो दो आने में खरीदे दास राज्य कर रहे थे, उसी 13वीं शताब्दी में जाति पाति के कोड से मुक्त बौद्ध तुर्किस्तान और ट्रांसक्याना में इस्लामी शासक की ईंट से ईंट बजा रहे थे। सन 711 के बाद
भारत देश विदेशियों का गुलाम नहीं बन गया, वो धीरे धीरे गुलाम बना। ऐसा बाद की शताब्दियों में हुआ। तब बौद्ध कहीं भी उल्लेखनीय रूप से दिखाई नहीं पड़ते थे। इसलिए इसके बाद के इतिहास की चर्चा में बौद्धों को कोई दोष नहीं देना चाहिए। देश बुद्ध की 1600 साल बाद गुलाम होता है। इन 16 शताब्दियों में देश में अनेक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुए, अनेक युद्ध हुए जिनमें देश विजयी भी रहा। और जब 1600 साल बाद देश गुलाम हुआ, तब तक बुद्धवाद का देश में नाम निशान ही मिट चुका था। जिन कारणों से इस देश में बुद्धवाद का नामो निशान मिटा, ये तो मैं वीडियो में नहीं कवर करने वाला, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर देश में बुद्धवाद का बोलबाला होता तो यहाँ उस तरह का विवेक बिल्कुल ना फैलता। बुद्ध और बुद्धिज्म को भारत की गुलामी के लिए उत्तरदायी बनाने वालों को भारत के इतिहास की या तो ठीक से जानकारी नहीं है, या फिर वे उसे जानबूझकर दबाने में विश्वास रखते हैं। भारत की गुलामी का असल कारण ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद और उनके ब्राह्मणी ग्रंथ हैं। ब्राह्मणों के द्वारा फैलाई गई जात पात वर्ण व्यवस्था हो, या फिर उनके द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास टोने टोटके हो, या फिर उनका फैलाया हुआ फूत्यापा हो। मैंने इन टॉपिक्स पर कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही रहा हूँ। आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और आप इन वीडियोस को देखने के बाद खुद पता करिएगा कि कैसे इन ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद और इनके ब्राह्मणी ग्रंथों ने भारत को गुलामी की गर्त में धकेल दिया था।